इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है सोवियत यूनियन का एक स्पेसक्राफ्ट दिखाते हुए जो किसी सीक्रेट मिशन के ऊपर वर्क कर रहा था और अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी की तरफ आ रहा था। रशिया ने बहुत ही चालाकी से इस मिशन को लॉन्च किया था अपने सारे दुश्मनों के खिलाफ एक जंग जारी करने के लिए। ये एस्ट्रोनॉट सिर्फ अंतरिक्ष में जाकर कुछ सैटेलाइट्स को रिसर्च करेगा, लेकिन जब स्पेसशिप का पायलट पृथ्वी के ऑर्बिट के अंदर आता है तो वहाँ पर कुछ डिस्टरबेंस होने लगे। वो ठीक से कंट्रोल ही नहीं कर पाता और अब स्पेसशिप बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगी थी। स्पेसशिप के अंदर एक लिक्विड भी मौजूद होता है जो बड़ी मात्रा में निकल रहा था। अब ये क्या था ये कुछ ही समय में पता चल जाएगा, बट ये बात तो फिक्स होती है कि पायलट की जान खतरे में है। वो बिल्कुल भी इससे कंट्रोल नहीं कर पाता और अंटार्कटिक में जाकर क्रैश हो जाता है, यानी कि वो बर्फीले पानी के अंदर चला गया था। सोवियत यूनियन अपने पायलट को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कई सारे रिसर्च किए गए लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया। अब हमें कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर स्टीवन नाम का एक प्रोफेसर अपनी दो स्टूडेंट सीडी और रेनल के साथ कुछ रिसर्च के लिए जा रहा था। दरअसल इन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग मिली होती है कि वो कुछ रिसर्च कंडक्ट करें और उन सभी को अब समुद्र में मौजूद व्हेल्स के माइग्रेशन के ऊपर रिपोर्ट्स तैयार करनी थी। यही रीजन की वजह से अब तीनों निकल पड़े होते हैं एक पोर्ट की तरफ। स्टीवन जो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश था वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता। फिलहाल वो अपने दोनों स्टूडेंट्स के साथ होता है तो वो पोर्ट की तरफ जाने लगा और वो एक बड़ी सी शिप के थ्रू अपनी रिसर्च कंडक्ट करेंगे। इस शिप का नाम हार्बिंजर शिप था जो किसी और का नहीं सीडी के ग्रैंडफादर का होता है। सीडी के कहने पर सीडी के ग्रैंडफादर मान जाते हैं और उन तीनों को रिसर्च की परमिशन देते हैं। तीनों जल्द से जल्द सीडी के ग्रैंडफादर जिनका नाम ग्राफ था उनकी शिप में आ जाते हैं और अपना सामान रखते हैं। दरअसल सीडी के ग्रैंडफादर ग्राफ शिप की मदद से क्रैब फिशिंग किया करते हैं। ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है जिसमें उन्हें सिर्फ फायदा हुआ था। अब शेडी, रेनल और स्टीवन के आने पर सारे क्रू मेंबर्स उनका स्वागत करते हैं। उस पूरे क्रू में डॉक नाम का एक आदमी जो वहाँ की मेडिकल इमरजेंसी संभालता था और यहाँ बो, एटका, स्वेट, रोनेल जैसे बहुत सारे क्रू मेंबर्स थे। इन्हें अपने अपने हिसाब से काम बांट दिया गया था और वो इसमें सबसे बेस्ट होते हैं। अब आने के बाद सीडी अपनी रिसर्च के बारे में बताती है कि वो यहाँ क्यों आई है। उसने कहा कि गवर्नमेंट चाहती है कि हम व्हेल्स के माइग्रेशन के ऊपर थोड़ी रिसर्च करें। उनके इस तरीके का मूवमेंट और माइग्रेशन आखिर किस तरफ इशारा करता है यही गवर्नमेंट जानना चाहती है, और अगर सीडी ने इसे कंप्लीट कर लिया तो उसे अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। सीडी के ग्रैंडफादर ग्राफ इसकी परमिशन उसे दे देते हैं क्योंकि वो वैसे भी क्रैब फिशिंग रात के समय करते थे। दिन के समय स्टीवन अपने दोनों स्टूडेंट्स के साथ रिसर्च कंटिन्यू कर सकता था। अब ये परमिशन मिलने के बाद वो सभी खुशी खुशी अपना काम करने लगे। सीडी और रेनल जब अपने सारे इक्विपमेंट्स निकाल रहे थे तो बो एंड एटका नाम के इक्विपमेंट्स वो देखने चले आए क्योंकि ये सारे इक्विपमेंट्स उन्होंने पहली बार देखे होते हैं। रेनल उसे एक छोटी सी मशीन दिखाती है कि इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि अगर इसके अंदर किसी भी एनिमल या फिर स्पीशीज के सैंपल्स डाल दिए जाए तो ये इसके बॉडी स्ट्रक्चर और पूरी बनावट के बारे में बता देगा। यानी इसके अंदर इतनी ज्यादा एडवांसमेंट की गई है। सीडी भी अपना रडार निकाल लेती है ताकि वो व्हेल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रैक कर सके। बट थोड़ी देर के अंदर उसे उसके ग्रैंडफादर ग्राफ ने बुला लिया था मिलने के लिए। सीडी वहां पर चली गई और ग्राफ उससे कुछ बातें करते हैं कि तुम कैसी हो, क्योंकि ये बहुत ही लंबा समय था जब ग्राफ अपनी ग्रैंड डॉटर से मिल रहा था। सीडी अपने मॉम एंड डैड के साथ ही रहा करती थी और उसने कहा कि वो ग्राफ को भी मिस करती थी। बात ये होती है कि ग्राफ काम के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहा करता है। उसने बहुत कम टाइम दिया है अपनी पूरी फैमिली को, इसीलिए सीडी और ग्राफ के बीच में उतना ज्यादा अटैचमेंट नहीं है। सीडी तो अब वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे आराम करना था और वो थक चुकी थी। रात होने पर बाहर की तरफ सारे क्रू मेट्स फिशिंग करने के लिए चले जाते हैं और नेट्स फेंक कर बहुत सारे क्रैब्स को पकड़ रहे होते हैं। सीडी तो अपने रडार के ऊपर कुछ नोटिस कर रही थी। जब वो सोने जाती है तो जैसे ही उसने देखा तो पता चला कि उनके शिप के आसपास बहुत सारी व्हेल्स मौजूद हैं। ये सारी व्हेल्स का मूविंग स्ट्रक्चर बहुत ही अजीब था। सीडी ने तो यहाँ रेनल को भी उठाने की कोशिश की ये बात बताने के लिए, पर वो तो गहरी नींद में सोई थी। स्टीवन भी उठता नहीं क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो चुकी होती है शिप में आने से, तो इसीलिए सीडी ने किसी को नहीं उठाया और अपने कुछ इक्विपमेंट्स लेकर बाहर की तरफ चली गई जिससे वो इसकी रिसर्च कर सके। अब कुछ वर्कर्स तो क्रैब पकड़ने का काम कर ही रहे थे और यहाँ सीडी ने रडार की मदद से पानी के अंदर की चीजें देखना स्टार्ट कर दिया। और अब यहाँ सीडी अपने कुछ इक्विपमेंट्स की मदद से पानी के अंदर व्हेल्स को नोटिस करती है। ये सारी व्हेल्स झुंड में जा रही थी कहीं तो माइग्रेट होकर। अब इन्हीं सारी चीजों के बीच सीडी की नजर एक चमकते हुए अजीब तरीके के स्ट्रक्चर पर पड़ी। इस स्ट्रक्चर में से कंटिन्यूअस लाइटिंग आ रही थी जैसे कि ये कोई चमकती हुई मशीन हो। पर आखिर ये अनजान चीज यहाँ क्या कर रही है, इसी बात को कंफर्म करने के लिए उसने अपने ग्रैंडफादर ग्राफ को दिखाया। ग्राफ भी उससे
देखकर थोड़ा चौंक गए। इसीलिए अब ग्राफ अपने सारे क्रू मेंबर से कोऑर्डिनेट करते हैं और क्रैब फिशिंग रोककर उस चीज को बहुत ही तेजी से बाहर निकाले जाने लगा, जिसकी आवाज सुनकर स्टीव, रेनेल और बाकी क्रूमेट्स भी उठ गए थे। स्टीव तो उसे देखकर एकदम चौंक गया क्योंकि ये एक अलग ही स्ट्रक्चर था। अगर वो इस स्ट्रक्चर का असली मालिक बन जाए तो उसे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता था। स्टीवन ने तो रेनेल को बोल दिया कि तुम जल्द से जल्द मुझे शूट करना स्टार्ट कर दो, और अब यहाँ स्टीवन सब कुछ बताने लगा जैसे कि स्ट्रक्चर की डिस्कवरी उसने ही की है। सारे क्रू मेंबर्स ऊपर लगी हुई परत को निकालने लगे थे। वो परत बहुत ही ज्यादा मोटी थी, जिससे पता चलता है कि ये कई सालों से यहाँ पर मौजूद है। थोड़ी ऊपर की परत हटने के बाद सीडी और ग्राफ उसे पहली बार देखते हैं। ग्राफ ने जब वहाँ की और साफ सफाई की तो पता चला कि ये तो कोई स्पेसक्राफ्ट है। ये स्पेसक्राफ्ट सोवियत यूनियन का था, जिसे कि पहली बार हमने क्रैश लैंड होते हुए देखा था। यानी ये तब से इसी अटलांटिक ओशियन में मौजूद है। उसके अंदर तो एक पायलट भी होता है जो इसे कंट्रोल कर रहा था। अब इन चीजों का क्या करे, क्योंकि ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती है। सोवियत यूनियन और रशिया इसके असली हकदार है। तो ग्राफ ने डिसाइड किया कि वो इसे ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कर देगा। बट स्टीवन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसे ये पूरी रिसर्च अपने कंट्रोल में करनी थी और इसका क्रेडिट जो लेना होता है। ग्राफ को ये बात सही लगती है, लेकिन उसने स्टीवन से कह दिया कि इसकी खोज सेडी ने की है, तो इस रिसर्च का पूरा क्रेडिट और ओनरशिप सेडी को ही जाती है। अब ये चीजें स्टीवन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो क्रेडिट लेना चाहता था। उसका दिमाग खराब हो गया और रेनल से कहकर उसने वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करा दी। उसके पूरे प्लान पर पानी फिर गया होता है। अब सभी लोग बोट के अंदर चले जाते हैं और ग्राफ ने थोड़ी देर पर ही नोटिस किया कि एक बर्फीला तूफान आ रहा है। इस तूफान में वो आगे तो नहीं बढ़ सकते, इसीलिए उसने अपनी शिप वहीं रोक दी। वो जानबूझकर आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि इसमें उनके सारे डिवाइस सिस्टम खराब हो सकते हैं, और वैसा होता भी है। तूफान दूर होने के बावजूद भी उनके कनेक्शन सिस्टम काम नहीं कर रहे थे। ग्राफ को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी अपने क्रू मेंबर्स के साथ कनेक्टिविटी के लिए। स्टीवन तो सीडी और रेनल से भी आकर बातें करता है कि तुम दोनों मेरे स्टूडेंट हो और तुम्हारे द्वारा जो भी डिस्कवरी की जाएगी वो मेरे अंडर आती है। सीडी इस चीजों के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। अब थोड़ी देर में बो नाम का आदमी सीडी के पास आकर बताता है कि मुझे तुम्हारे एकेडमिक्स की बहुत ही ज्यादा फिक्र है। तुम्हें अगर रिसर्च करने का मौका मिले तो तुम आगे जा सकती हो। इसीलिए बो ने सीडी को आइडिया दिया कि तुम्हें स्पेसक्राफ्ट के पास जाकर उस एस्ट्रोनॉट की बॉडी में से सैंपल लेकर रिसर्च करनी चाहिए। पर सीडी को स्टीवन का डर था, तो इसीलिए बो ने बिग नाम के क्रूमेट को स्टीवन को बिजी रखने के लिए कह दिया। बिग तो स्टीवन के सामने जाकर ऐसे खड़े हो जाता है कि पीछे वो देख ना सके, और इसी मौके का फायदा उठाकर सीडी स्वेट नाम की एक क्रूमेट के साथ निकल पड़ी थी उस स्पेसशिप के पास। स्पेसशिप बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर पे था। वो दोनों मिलकर और ज्यादा रिसर्च करते हैं कि आखिर उन्हें क्या इन्फॉर्मेशन मिले। वहाँ स्टीवन को तो बो और बिग एकदम बिजी देख रहे थे और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उसकी स्टूडेंट डायरेक्टली जाकर बॉडी के ऊपर रिसर्च कर रही है। यहाँ सीडी और स्वेट ने साथ मिलकर उस पूरे स्पेसक्राफ्ट की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल की और उस एस्ट्रोनॉट का हेलमेट निकाल कर देखा। पता चल रहा था कि इसकी मौत ठंड के कारण नहीं, बल्कि किसी अलग रीजन की वजह से हुई है। एस्ट्रोनॉट की स्किन एकदम अजीब तरीके की हो गई थी। अब तक तो उसे गलकर खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये सारी डिटेल सैंपल्स को टेस्टिंग करने के बाद ही पता चलेंगे। तो अब सीडी ने जल्द से जल्द उस मरे हुए एस्ट्रोनॉट की बॉडी में से एक सैंपल निकाल लिया था, जो उसके रिसर्च के लिए काफी होता है। यानी वो अपने इक्विपमेंट्स का यूज करने वाली थी इस पूरे केस के बारे में पता करने के लिए। वहां से दूर जाते दौरान स्वेट ने ऊपर की तरफ नोटिस किया, जहाँ स्पेसशिप के अंदर एक लिक्विड जैसा बह रहा था। उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, जैसे कि वाटर बेयर। अब ये चीज क्या थी, सीडी और स्वेट दोनों को नहीं समझता। वहाँ बिग ने तो स्टीवन को बहुत ज्यादा देर तक रोक कर रखा था, पर बाद में स्टीवन को ये रियलाइज हो गया कि ये उससे बहका रहा है, इसीलिए स्टीवन वहाँ से अब जाने लगा। पर अचानक स्टीवन नोटिस करता है सीडी को, जो कि बो से बहुत अजीब तरीके से बात कर रही थी। वो बो के साथ चोरी छुप के एक कमरे में चली जाती है, इसीलिए स्टीवन उनकी बातें सुन रहा था। कमरे के अंदर सीडी ने उस एस्ट्रोनॉट के बॉडी सैंपल को अपने इक्विपमेंट्स में टेस्ट करके देखा। कुछ ही समय में वो एक शॉकिंग रियलिटी बताती है कि इस एस्ट्रोनॉट की बॉडी में एक माइक्रो बैक्टीरिया है। कुछ ही समय की टेस्टिंग के बाद उसने बताया कि इस एस्ट्रोनॉट की बॉडी में बहुत ही अजीब तरीके की माइक्रो बैक्टीरियाज हैं। आखिर इनका क्या रिलेशन हो सकता है, यही चीजें अब सीडी फिगर आउट कर रही थी। अब अचानक स्वेट और बिग के बीच में एक छोटी सी फाइट हो जाती है और देखने से लग रहा था कि बिग कहीं न कहीं स्वेट को पसंद करने लगा है। बड़ी प्यारे तरीके से लड़ने के बाद बिग को अचानक स्वेट के कान के पास कुछ घाव के निशान दिखते हैं। वो उसे जब टच करने गया तो स्वेट गुस्सा होकर वहाँ से चली गई, जैसे कि वो इस बारे में किसी से शेयर नहीं करना चाहती। अब थोड़ी देर के अंदर हमें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अब ये स्लाइमी मटेरियल धीरे धीरे रॉलन नाम के क्रू मेंबर्स के पास पहुंचती है, जो कि सो रहा था। रॉलन को जब आवाज आई तो वो अपने बेड के नीचे जाकर झांकने लगा। वो जब टॉर्च जलाता है तो वहाँ पर सच में एक स्लाइमी मटेरियल था, जो बबल की तरह आवाज कर रहा होता है। वो उसे देख
जाकर कुछ रिएक्ट कर पाता इससे पहले स्लाइमी मटेरियल ने उसके ऊपर हमला कर दिया। ग्रैफ और बाकी क्रू मेंबर्स क्रैब्स पकड़ने का काम ही कर रहे थे, तभी स्टीवन उनके पास बहुत गुस्से में आता है। स्टीवन ने तो अब सीडी से कह दिया कि मैं अब सभी को बता दूंगा कि तुम किस तरीके से बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करके इतने लोगों की जानें खतरे में डाल रहे हो। उसने स्पेसक्राफ्ट की फोटोज क्लिक ली थी और सारे एविडेंस जमा कर लिए थे, यानी इसमें तो सीडी और उसके ग्रैंडफादर दोनों फंसने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें स्वेट दिखाई गई जो कि अपने बॉडी पर लगे हुए उस निशान को देख रही थी। रेनल उससे आकर पूछने लगी कि आखिर ये निशान किसका है। स्वेट ने साफ बताया कि ये उसके बॉयफ्रेंड ने दिया था और वो बहुत ज्यादा क्रूअल होता है। अब स्टीव यहाँ बाकी क्रू मेंबर्स के साथ उसी स्पेसक्राफ्ट के पास आ जाता है जहाँ पर वो एस्ट्रोनॉट मौजूद था। बट शॉकिंग बात ये हो गई कि स्पेसक्राफ्ट के अंदर वो एस्ट्रोनॉट मौजूद ही नहीं था, उसकी पूरी बॉडी वहाँ से गायब हो चुकी होती है। ये चीजें कोई नहीं समझ पाता और स्टीव तो सीधा सेडी पर ब्लेम कर रहा था, लेकिन सेडी सच में इन बातों के बारे में नहीं जानती। स्टीव ने बहुत चिल्लाकर बात की तो अब यहाँ सेडी के ग्रैंडफादर ग्रैफ बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे ही मारने लगते हैं। चाहे कुछ भी हो, स्टीव उसके सामने सेडी से इस तरीके से बात तो नहीं कर सकता। सेडी भी अब थोड़ा सा डर चुका था। अब ग्राफ को भी नहीं समझ रहा होता तो उसने अपने सारे क्रू मेंबर्स को एक साथ बुलाया मीटिंग करने के लिए। उन्हें ये पता करना था कि आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है। उस जगह पर तो स्टीवन भी आ चुका था, लेकिन स्टीवन की बॉडी में कुछ इचिंग होने लगी। सेडी उसे नोटिस कर रही होती है और अब इचिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि स्टीवन बोट से बाहर जाने लगा। सीडी भी अब सीधा उसके पीछे जाती है। स्टीवन की पूरी बॉडी एकदम से जल रही होती है और वो अपने कपड़े निकालकर चिल्लाने लगता है। इसीलिए वो तुरंत ही अंदर आकर अपने ग्रैंडफादर और सारे क्रूमेट्स को बाहर लेकर जाती है स्टीवन के पास। स्टीवन अब और ज्यादा तेजी से चिल्लाने लगा था और उसे सभी लोग पकड़ रहे होते हैं। उसकी पूरी बॉडी स्किन लाल हो चुकी थी। अब इतनी ज्यादा ठंड में इस तरीके से बाहर निकलना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, तो वो उसे अंदर लेकर आ जाते हैं। सभी लोग स्टीवन की बॉडी को नोटिस कर रहे थे कि उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं। उसकी बॉडी का कलर चेंज हो रहा था और वो लिक्विफाई होने लगा होता है। अब तो स्टीवन इतना ज्यादा चिल्लाने लगा कि उसकी बॉडी के पीछे वाले पार्ट से अजीब तरीके के टेंटिकल निकलने लगे। ये टेंटिकल्स बहुत ही खौफनाक लग रहे थे और स्टीवन को अंदर ही अंदर दर्द पहुंचाते हैं। कोई कुछ कर पाता इससे पहले स्टीवन की बॉडी पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगी और मानो कि इस लिक्विड के अंदर जान है जो कि अपने आप मूव हो पा रही थी। स्टीवन की पूरी बॉडी एक कैनाल से होते हुए कहीं दूसरी तरफ चली गई। अब उसका एक छोटा सा बॉडी पार्ट रह जाता है जो कि जाने ही वाला था, पर सेडी ने जल्द से जल्द उसे पकड़ लिया ताकि इसके ऊपर वो रिसर्च कर सके। वो इसे अपने पास सेफ रखती है। अब यहाँ सेडी से रुका नहीं गया और वो बहुत डर के मारे सभी के सामने एक सच्चाई बताने लगी कि शायद ये सारी चीजें उस वायरस की वजह से हो रही हैं। सेडी ने इस वायरस को ज्यादा खतरनाक नहीं समझा था, पर अब ये अपने होस्ट यानी कि इंसानों की बॉडी को कंट्रोल करके उन्हें लिक्विफाई करने लगा है। एस्ट्रोनॉट और स्टीवन की बॉडी को उसी वायरस ने कंट्रोल किया होगा। ग्रैफ भी इस बात को समझ रहा था तो उसने कहा कि जल्द से जल्द वो तूफान साफ होने से पहले यहाँ से निकल जाएंगे। सेडी बिना देरी की अपनी अलग अलग टेस्टिंग स्टार्ट करती है उस वायरस के छोटे से टुकड़े के ऊपर। दूसरी तरफ ग्रैफ और एटका ट्रांसमिशन रूम में जाते हैं क्योंकि रॉलन वहाँ पर मौजूद नहीं था। जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो चारों तरफ खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे और अब अचानक उनके सामने एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर आ जाता है जो उसी स्ट्रक्चर को कंबाइन करके बना था। उस क्रिएचर ने जल्द से जल्द एटका के ऊपर हमला किया और ग्रैफ उसे बचाने की भी कोशिश करता है, लेकिन एटका अब तक मारा जा चुका था। ग्रैफ भी अपनी जान बचाकर बाकी क्रू मेंबर्स के पास भागता है। सारे लोगों को उसने बता दिया कि किस तरीके से रॉनेल मारा गया और अब तो एटका भी नहीं रहा है, यानी अब वो क्रिएचर बहुत ही खतरनाक हो चुका है जो किसी एक इंसान को अकेले ही खत्म कर सकता है। बिग और बो ने तो तुरंत ही नाइट्रोजन गैसेस के सिलेंडर्स ले लिए थे जिसे अगर वो क्रिएचर आएगा तो उसके ऊपर वो फेंक देंगे। बिग ने तो ट्रांसमिशन एरिया में मौजूद उस क्रिएचर के ऊपर नाइट्रोजन गैसेस फेंक दी जिससे कि उस क्रिएचर की पूरी बॉडी जमने लग जाती है। बट सबसे दुख भरी बात ये हो गई कि ग्रैफ अब पसीने में डूब चुका था, यानी वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। ग्रैफ तुरंत ही अपनी ग्रैंड डॉटर और सभी को यहाँ से चले जाने के लिए कह रहा था। सीडी बहुत ज्यादा रोने लगी क्योंकि उसके ग्रैंडफादर अब नहीं बच पाएंगे। ग्रैफ ने तो पहले ही कह दिया कि अगर वो कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा तो उससे मारकर फेंक देना। बिग कंट्रोल रूम में जाकर शिप को वापस चालू करने की कोशिश करता है, पर उस पर भी क्रिएचर का हमला हुआ। बिग से लेकर अब सारे लोग एक एक करके मारे जाने लगे। सिर्फ अब बचती है तो सैडी। ग्रैफ ने तो अब सैडी से कहना स्टार्ट किया कि तुम इस क्रिएचर को आइसबर्ग से टकरा दो। इसीलिए सैडी तुरंत ही शिप की डायरेक्शन बड़े से आइसबर्ग की तरफ मोड़ देती है और खुद एक दूसरे आइसबर्ग पे कूद जाती है। हमें तो लास्ट टाइम क्रिएचर का उतना बड़ा सा साइज दिखाया गया जो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा था, बट अब वो शिप एक बड़े से आइसबर्ग से जाकर टकरा जाती है और वहाँ एक धमाका होता है। सैडी ये देखकर खुश हो रही थी और अब उसके रेडियो पर किसी रेस्क्यू टीम का मैसेज आता है
सीडी वहाँ पर वेट करती रह गई और रेस्क्यू टीम वहाँ पहुंच ही रही होती है। हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।